सरप्लस अगर बिजली पैदा हो रही है मलिका बुखारी साहिबा, तो हुकूमत क्यों इस मामले को कंट्रोल नहीं कर पा रही? अभी उन्होंने लाहौर का हवाला दिया, कराची की सूरत हाल हमारे सामने है। आपकी अपनी जमात जो है वहाँ पर निकली हुई है, धरना दे रही है। आज इस ऐलान के बाद धरना ख़त्म हुआ कि गैर एलानिया लोड शेडिंग कल से नहीं होगी, लेकिन एलानिया लोड शेडिंग ही आप देख लें कि कितने घंटे की हो रही है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। जी थैंक यू सादिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ये इशू है के इलेक्ट्रिक का, ये आज का इशू नहीं है, इसकी एक हिस्ट्री है और ये 10 से 15 साल से पाकिस्तान से ख़ुसूसन कराची की आवाम को लाहक है और ये आप भी जानती हैं और पाकिस्तान की आवाम भी जानते हैं। जहाँ तक हुकूमत वक्त के इक़दाम हैं, देखिए हम जानते हैं कि हमें पाकिस्तान की आवाम ने, सिंध की आवाम ने, कराची की आवाम ने मुंतखब किया है। हम वहाँ से मैंडेट लेके आए और उनकी जो मुश्किलात हैं वो हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इसीलिए हमारा जो के इलेक्ट्रिक से जैसे आइडेंटिफाई किया मुसद्दिक मलिक साहब ने कि 650 मेगावाट सप्लाई करने का मुआहदा है, लेकिन 1200 मेगावाट हुकूमत वक्त सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा उमर अयूब साहब ने ऐवान के अंदर स्पीच की और आइडेंटिफाई किया कि हुकूमत वक्त ने वो क्या इकदाम उठाए हैं जिनसे कराची की जो आवाम है उनको रिलीफ मिले। हमने उनको RFO 30 मेट्रिक टन जो है उसका कर्ज दिया। इसके अलावा असद उमर साहब ने आज आइडेंटिफाई किया कि हमने फर्नेस ऑयल और गैस की जो मिकदार है वो भी बढ़ा दी है और आवाम से वादा किया है कि हम इस मसले का एक परमानेंट हल ढूंढेंगे। जो पहले भी कहा कि इजाफी बिजली ज्यादा बिजली नहीं दे सकते, अदरवाइज सिस्टम विल कोलैप्स, कैपेसिटी नहीं है सिस्टम की। जी देखिए, बिल्कुल ये इसी के ऊपर मैं आ रही थी कि जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो आपकी 220 केवी वोल्ट बर्दाश्त कर सकती हैं और उसको हम बढ़ा रहे हैं। हम 12 आइडेंटिफाई करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजली का तरसीली निज़ाम है वो ब्रोकन है और ये पाकिस्तान के हर इदारे की तरह टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने सही तरह डेवलप नहीं किया। इसलिए हमने अपने बजट के अंदर 80 अरब बिजली के तरसीली निजाम को ठीक करने के रखे हैं और हम के इलेक्ट्रिक के अंदर कराची के अंदर जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनको हम 500 केवी के ऊपर लेकर आना चाहते हैं। ये भी हमारा आवाम से वादा है। तो हम तो हर वो इकदाम उठा रहे हैं जिससे कराची की जो आवाम है उनको रिलीफ मिले। नेपरा के हेड से भी आज मीटिंग हुई, असद उमर साहब ने वजाहत पेश की है और सारे वो स्टेप्स आइडेंटिफाई कर दिए हैं जिनसे हम पाकिस्तान और कराची की आवाम को इस मुश्किल सिचुएशन से रिलीफ दिलाएंगे। हम कमिटेड हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे बतदरीज इसके अंदर बेहतरी आएगी। लेकिन जिस तरह मुसद्दिक मलिक साहब आइडेंटिफाई कर रहे हैं बहुत आराम से और ये कह रहे हैं कि कोई भी इशू नहीं है, इतना सिंपल ये इशू नहीं है अनफॉर्चुनेटली। 25% हुकूमत पाकिस्तान के शेयर्स हैं के इलेक्ट्रिक में। बड़ा स्ट्रेटेजिक टूल है आपके पास, आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जो बहुत सारे लोग हुकूमत में बैठे हुए कहते हैं कि जी एक इदारे की इजारादारी कायम हो गई है, आप उसको किस तरीके से तोड़ सकते हैं अगर वाकई ये सदाकत है और हुकूमत का यही मानना है कि इस वजह से मुश्किलात या मुसीबत आवाम की बढ़ रही है। मलिका बुखारी साहिबा, ऑब्वियसली हमने देखा है कि माजी में भी और अभी भी अपोजिशन में बैठे हुए किसी भी एक जमात के बयानात कुछ और होते हैं, हुकूमत में आने के बाद कुछ और होते हैं। PMLN जब प्राइवेटाइजेशन की बात करती थी, अपोजिशन में बैठे हुए आप लोग ऑब्वियसली क्रिटिसाइज करते थे। अब आप लोगों ने प्राइवेटाइजेशन की कहीं कुछ इदारों की बात की तो आप लोगों पर क्रिटिसिज्म आया। लेकिन इस मामले में के इलेक्ट्रिक के मामले में आप लोगों की तरफ से ये तजवीज़ भी आई, एक पब्लिक हेयरिंग में भी कल ये तजवीज़ आई जो नेपरा की थी, और आज असद उमर ने भी कहा कि इसका फिर हल जो है अगर ये चीज़ें सही ना हुई तो इसको नेशनलाइज करने की तजवीज़ जो है उस जानिब जाना पड़ेगा। तो आप समझते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन के बाद मसला हुआ है कि इलेक्ट्रिक वाला, ये नेशनलाइज करना ही वाहिद ऑप्शन है? देखिए सादिया, जो बातें मुसद्दिक मलिक साहब ने की ये इनके इसी रवैये की निशानदही करते हैं कि ये हमसे 2 साल का हिसाब ज़रूर मांगते हैं और हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम अवाम का मैंडेट लेके आए हैं, हम जमहूरी तरीके से अवाम को जवाबदेह होते हैं। लेकिन ये किसी वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत या पाकिस्तान की आवाम को जवाब देने में यकीन नहीं रखते। अपनी 10 से 12 साल 10 साल परफॉर्मेंस के बारे में जवाब देना चाहते ही नहीं है। ये कहते हैं हमने इदारों को बर्बाद किया है हुकूमत में आने के बाद। देखिए मलिक साहब, मुझे कंप्लीट कर दीजिए, आप अपनी बात कर चुके हैं। देखिए हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इनकी जो अहल हुकूमत थी, उन्होंने पाकिस्तान के हर इदारे को खसारे में डाल दिया। सादिया, जब हम हुकूमत में आए 6
750 ارب خسارے میں تھے. انہوں نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے 3 خرب 71 کروڑ خسارے میں ڈال دیا. جب یہ دور حکومت میں آئے پاکستان مسلم لیگ نواز تو جو سٹیل ملز تھا 10 ارب منافع میں تھا. ان کے دور حکومت میں 2015 میں ان کی ناقص حکومت نے سٹیل ملز کو بند کیا, اس کے اوپر 450 ارب کا قرضہ چڑھایا. ہم نے نہیں, یہ ان کی اہلیت ہے. اور سن لیجیے ہم سے, انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو بلند کیا, پاکستان کی معیشت کو بہترین کیا. یہ وہ پارٹی ہے جنہوں نے پاکستان کی ایکسپورٹس کو 0% کر دیا, ہم نے آ کے 13% سے اس کو انکریز کیا. یہ وہی پارٹی ہے جنہوں نے پاکستان کے عوام کے 30,000 ارب کا قرضہ چڑھایا. ہم نے ان کے قرضے 5,000 ارب لاسٹ ایئر واپس کیے. تو سعدیہ یہ اتنا سمپلیفائڈ نہیں, اس کے اور سن لیجیے, زراعت کے چیمپئن تھے یہ ان کے دور حکومت میں. ان کے دور لیکن یہ کے الیکٹرک والے مافیا سے جہاں وزیر اعظم صاحب دیگر مافیا سے جنگ لڑ رہے ہیں, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کریں گے؟ آپ کے پاس سولوشن کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ نیشنلائز کرنا ہی آپ کو لگتا ہے کہ واحد آپشن ہے؟ سعدیہ سن لیجیے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے منشور کے مطابق اصلاحات, سارے سوال غلط ہو گئے. ہم نے کانفرنس میں بھی یہی کہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں اصلاحات لائیں گے. رائٹ, میں ذرا پیپلز پارٹی کا بھی اس میں اگر موقف جان لیں امتیاز شیخ صاحب کے اندر, اور ان کی وفاق میں انہوں نے بجلی کے نظام کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ یہ ادارے کو نیشنلائز کرنے کے حوالے سے جی سعدیہ بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اچھی تجاویز دے رہے ہیں میرے محترم کولیگ سندھ سے, اچھی تجاویز دے رہے ہیں, لیکن کیا اچھا ہوتا کہ اپنے دور حکومت میں یہ ساری تجاویز جو ہے اس کو امپلیمنٹ کراتے اور کراچی کی عوام کو ریلیف فراہم کرتے. 2 بنیادی سوال ہیں ان سے میرے, اور جس سوالوں کا جواب مجھے ابھی تک نہیں ملا کہ اپنے دور حکومت میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز نے پچھلے 15 سالوں میں کے الیکٹرک کے ترسیلی نظام کے اندر اس کی کیپیسٹی کیوں نہیں بڑھائی؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات, انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کانٹریکٹ سائن ہوئے تھے کے الیکٹرک کے ساتھ, کے الیکٹرک کی منوپلی ہے. وہ کانٹریکٹس کس نے سائن کیا اور ان کانٹریکٹس کی انفورسبلٹی کون سی حکومت کے اوپر ہمارے دور حکومت میں آنے سے پہلے ڈیپینڈنٹ تھی؟ سعدیہ اس کو اتنا سمپلیفائی کر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پیش کرنا غلط ہوگا, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس ادارے کو بھی ہاتھ لگائیں, جس چیز کو بھی ہم دیکھیں, اس کے اندر خسارہ ہے, اس کے اندر اقربا پروری, کرپشن, نیپوٹزم, ہر قسم کی غلط تعیناتیاں, لوگوں کی امپلائمنٹ, ایسے ایشوز ہیں جو لانگ سٹینڈنگ ہیں, جن کو حکومت وقت اپنے منشور کے مطابق, اپنے اصلاحی ایجنڈے کے مطابق ہم ٹھیک کریں, ہم کریں گے, کیونکہ یہ ہمارے منشور کا ایک بہت اہم حصہ ہے کہ پاکستان کے ہر 2 چیزیں جو آپ نے 2 چیزیں بنیادی آپ نے کہیں. گزشتہ مہینے جون میں جب پیٹرول کی قیمت کم کر دی گئی تو پیٹرول ہی غائب ہو گیا. پیٹرول کی قلت جو ہے وہ عوام کے لیے ایک بڑی مصیبت بنی رہی, اور اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ بجٹ پیش ہونا تھا ٹھیک اس سے 2 روز پہلے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی, 25 روپے کا اس میں اضافہ کر دیا گیا, اور اسی رات 12 بجے پیٹرول دوبارہ سے ملنا بھی شروع ہو گیا. یہ جو پیٹرول بحران تھا اس پر جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی تھے ندیم بابر صاحب, انہوں نے تو یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ میں تو صرف اور صرف ایڈوائزر ہوں, میرا تو کام ایڈوائز کرنا ہے, ماننا نہ ماننا یا جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے وہ تو پرائم منسٹر صاحب کی ہے. اس کے بعد یہ ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اس پیٹرول بحران پر, یہ فیول شارٹیج پر ایک انکوائری کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی. 4 رکنی یہ کمیٹی تھی جس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ 10 جولائی تک وہ اپنی رپورٹ سبمٹ کریں. اس میں یہ فائنڈنگز جو ہیں اس میں یہ بھی بتایا جائے کہ یہ رسپانسبلٹی کس کی تھی, بحران کا ذمہ دار کون ہے, اور آئندہ کے لیے کیا کورس آف ایکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن 15 دن کے بعد اس کمیٹی نے کہا کہ ان کو مزید وقت چاہیے. سب سے پہلے تو شہباز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے, اور کہیں نہ کہیں جو لوگ ملوث ہیں ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ملیکہ بخاری صاحبہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ واقعی ایسا ہو رہا ہے اصل لوگوں کو بچانے کے لیے, کیونکہ یہ کام تاثر بنتا چلا جا رہا ہے. شوگر کے حوالے رپورٹ آئی, بڑی اچھی بات ہے, رپورٹ آئی, نام بھی سامنے آئے, لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی, کچھ کی وزارتیں ادھر ادھر کر دی گئیں.
जी सादिया, देखिए अच्छी बात है कि एक्स कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शायद वो अभी भी हैं, बीमार हैं और घर पर हैं जब से वो लंदन से वापस आए हैं, कि वो निशानदेही कर रहे हैं कि एहतसाब का अमल होना चाहिए। हम तो बारहा इनसे यही कहते हैं कि एहतसाब के अमल में यकीन रखिए। जिन लोगों ने पाकिस्तान की आवाम के पैसे का ज़िया किया है, जो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर माफिया सरपरस्ती कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के अवाम के बेसिक हकूक हैं उनको अंडरमाइन कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ एहतसाब के अमल को आप भी फरोग दीजिए, आप भी असिस्ट कीजिए। आप ही की फैमिली पे $26 मिलियन के करप्शन की एलिगेशन है। आपने हमेशा एहतसाब के अमल को ऑब्जेक्ट किया है और आपकी सारी सियासत एहतसाब के बैनर के अंडर होती है, और ये अफसोसनाक है। जहां तक हमारी बात है, देखिए सादिया, हमने पाकिस्तान के अंदर एक तारीख रकम की है। तारीख ये कि हम इदारों की वक़ार को बुलंद करने में, इदारों की शफाफियत में और इदारों को बेहतर करने में इस्लाहात के साथ बिलीव करते हैं। आपने देखा कि शुगर माफिया के खिलाफ जो हमने इकदाम उठाया वो कोई हुकूमत वक्त उठा ही नहीं सकती थी। हमने एहतसाब का अमल अपनी पार्टी से स्टार्ट किया। हमने देखा कि ऐसे माफिया इदारों के ऊपर बैठे हैं जो पाकिस्तान के किसान का, पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान की हुकूमत है उसकी राइट्स को अंडरमाइन कर रहे हैं, और हम उनकी मनोइन दी हुई प्राइसेस को तस्लीम करें। हमने ऑडिट भी करवाया, इंक्वायरी भी की, और हमने तयन कर लिया कि कौन लोग हैं जो आवाम का इस्तेहसाल करते हैं और उनके खिलाफ जो इकदाम है उठाया जा रहा है। जैसे हम बात कर रहे हैं उसके अंदर पेशरफ्त हो रही है। अब आ जाइए पेट्रोल के बहरान के ऊपर। अगेन वही सेम बात है कि इतने सालों से एक निज़ाम है जिसके अंदर माफियाज हैं, जिसके अंदर कार्टेल्स हैं, जिसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 15 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में जो काम आप नहीं कर पाए, जो इस्लाहात आप नहीं ला पाए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2 साल में लाए। हम तो कहते हैं हम लेकर आएंगे, इसलिए हमने उसका भी नोटिस लिया। देखिए उसमें इशू क्या था, वहां पर भी। लेकिन क्या मलिका साहिबा वही लोग आपके अपने रैंक्स में नजर नहीं आते हैं? यहाँ नदीम बाबर साहब की तरफ आपकी अपनी काबीना के अंदर जो है उंगलियां उठाई जाती हैं इस क्राइसिस के बाद।